सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए 12th की केमिस्ट्री। और 12th की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम परासड़ के प्रकार पढ़ेंगे। परासड़ तथा परासड़ के प्रकार, और उसी के साथ साथ परासड़ तथा विसरण में क्या अंतर है। और परासड़ से पहले हम झिल्लियां पढ़ेंगे। झिल्लियां जिसमें अर्धपारगम्य, अपारगम्य तथा जो भी तुम्हारी जो झिल्लियां हैं। और ये हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो 20वां होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। झिल्ली, देखिए मैं परासड़ पढ़ाने से पहले, ठीक है, क्या परासड़ ऑस्मोसिस पढ़ाने से पहले मैं झिल्ली का जिक्र करूंगा कि झिल्लियां कितने प्रकार की हैं, क्योंकि हम इसी के आधार पर स्पष्ट करेंगे कि परासड़ क्या होता है। तो झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, तो किसी भी ठोस या द्रव की बहुत ही पतली परत या लेयर को क्या कहते हैं, झिल्ली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसी भी ठोस पदार्थ या फिर द्रव पदार्थ की बनी हुई पतली परत या लेयर या फिल्म को क्या कहा जाता है? झिल्ली कहा जाता है। अब झिल्लियां निम्न प्रकार की होती हैं। तो झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं? निम्न प्रकार की 3। अपारगम्य झिल्ली, जिसे बोलते हैं नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। और एक होती है पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन। और तीसरी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो तुम्हारा ऑस्मोसिस है यानी परासरण है, उसकी प्रक्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इन तीनों झिल्लियों के बारे में आपको बता दूं। पहले अपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अपारगम्य झिल्ली जिसे नॉन परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ऐसी झिल्ली या ऐसी झिल्लियां जिनमें से ना तो विलेय और ना ही विलायक के कण निकल सकते हो। क्या कह दिया? देखिए, कोई भी हमारे पास एक पात्र है और उस पात्र में हमने सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है? सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। तो क्या होते हैं उसके दो घटक? एक होते हैं तुम्हारा विलेय, है ना, और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितने घटक होंगे? दो, विलेय और एक होगा विलायक। अब एक विलेय है और एक विलायक है। तो ऐसी अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें होकर के ये सॉल्यूशन हम डालेंगे या जिसमें सॉल्यूशन डालेंगे, तो ना तो विलेय निकलता हो और ना ही विलायक निकलता हो, क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। जैसे पॉलीथीन। देखिए, हम यहाँ पर एक पॉलीथीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पॉलीथीन। और इस पॉलीथीन में हमने क्या डाल दिया भाई? इस पॉलीथीन में डाल दिया सॉल्यूशन। क्या डाल दिया? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में क्या होगा? विलेय और विलायक। अब इसमें सॉल्यूशन भरने के बाद में ना तो सॉल्यूशन इससे बाहर निकल रहा है, सॉल्यूशन मतलब ना तो उसमें विलेय बाहर निकलेगा और ना ही विलायक बाहर आएगा। ना तो विलेय के पार्टिकल बाहर आएंगे और ना ही विलायक के। तो ये जो पॉलीथीन है वो क्या है? अपारगम्य झिल्ली। क्या है? अपारगम्य झिल्ली। तो अपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिससे ना तो विलेय के पार्टिकल और ना ही विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं। अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। दूसरी झिल्ली है पारगम्य झिल्ली। अब पारगम्य झिल्ली को बोलते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन। तो पारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं? ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलेय
तथा विलायक के दोनों कण गुजर सकते हो, यानी विलेय के पार्टिकल और विलायक के पार्टिकल दोनों ही निकल जाएं तो ऐसी झिल्लियां क्या कहलाएंगी? पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, जैसे छलनी। अब देखिए, जो तुम्हारे पास द्रव था या सॉल्यूशन था, उसके लिए तुमने क्या ले लिया? एक ले ली तुमने छलनी। अब छलनी में क्या होते हैं? तुम्हारे छिद्र होते हैं। अब इस छिद्रों के माध्यम से कोई भी तुम सॉल्यूशन इसमें भरोगे, किसमें? छलनी में। कोई भी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कौन कौन से घटक होंगे? विलेय तथा विलायक। इसमें तुमने क्या डाला? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या होंगे? विलेय होंगे। और क्या होगा? विलायक। तो जैसे ही सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे तो विलेय के पार्टिकल और विलायक के पार्टिकल दोनों ही बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो छलनी है वो किस प्रकार की छलनी है? तो किस प्रकार की झिल्ली है? परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बात समझे भाई? तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती हैं? ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलेय तथा विलायक दोनों के कण गुजर सकते हो, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, जैसे तुम्हारी छलनी। अब ये दोनों तो कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आने वाली है जो अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो तुम्हारी इंपोर्टेंट है, क्योंकि पराशर की प्रक्रिया में सेमी परमेबल झिल्ली यानी मेम्ब्रेन का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। अर्ध पारगम्य झिल्ली, तीसरे कौन से? अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल यानी इसमें से विलेय के कौन सा पार्टिकल निकलेगा? विलायक। ठीक है, सेमी का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी विलेय और विलायक दोनों नहीं निकलेंगे। पारगम्य में दोनों निकलते थे, अपारगम्य में एक भी नहीं निकलता था। ठीक है, अब हो गई तुम्हारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी होगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक, क्या कह दिया? केवल विलायक के अणु ही जा पाते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। देखो भाई, अर्ध पारगम्य है, यहाँ मिसप्रिंट की वजह से हर बार गलत लिखा है, तो यहाँ पर सुधार लेना। अर्ध पारगम्य इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अर्ध पारगम्य। तो ऐसी झिल्लियां जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा पाते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती। क्या कहलाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली है, और किशमिश व अंगूर की झिल्ली। यहाँ मैंने उदाहरण बढ़िया दिया है, देखो किशमिश का उदाहरण हम लेके चलेंगे जब पराशर के प्रकार पढ़ेंगे तब। तो किशमिश व अंगूर की झिल्ली, किशमिश के ऊपर या अंगूर के ऊपर झिल्ली होती है, उससे सिर्फ विलायक के अणु निकलते हैं, विलेय के अणु नहीं निकलते हैं। ठीक है, और दूसरी है तुम्हारी कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली। और तीसरी है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ये जो झिल्लियां हैं, अंडे की झिल्ली, किशमिश व अंगूर की झिल्ली, कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये सब अर्ध पारगम्य झिल्ली ही होती हैं। इसी के साथ साथ जैसे मानव की त्वचा भी अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। ठीक है, क्योंकि इससे ही विलायक निकल सकता है, लेकिन विलेय के पार्टिकल नहीं निकलते। अगर तुमसे पूछी जाए कि सबसे अच्छी झिल्ली, ठीक है, तो सबसे अच्छी झिल्ली कौन सी है भाई? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, सबसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, सबसे अच्छी अर्ध पारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। अगर बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ ले तो समझ में आ गया। अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या होता था?
भाई अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही निकलते थे या विलायक के पार्टिकल ही निकल सकते थे, ठीक है, या कण निकल सकते थे, लेकिन विलय के नहीं। अब बात करते हैं पराशर। पराशर क्या है, ठीक है, तो पराशर क्या है, ऑस्मोसिस, हेडिंग डालिए पराशर, और इसे एग्जाम के लिए कर दीजिए इंपोर्टेंट, तो स्टार बना दीजिए भाई, क्योंकि इंपोर्टेंट है। क्या है इंपोर्टेंट, लिखना प्रारंभ कर लें और अपने हेडिंग वगैरह साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो बेटर रहेगा। पराशर क्या है, तो पराशर क्या होता है समझिए, पराशर की परिभाषा बहुत ही इजी है, विलायक के अणु, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली की बात करेंगे तो विलायक के अणु, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से, किससे, अर्धपारगम झिल्ली से प्राकृतिक प्रभाव पराशर कहलाता है, यानी ऑस्मोसिस कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो क्या कह दिया भाई, विलायक के पार्टिकल, विलायक के अणु या का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्राकृतिक प्रभाव पराशर कहलाता है। और विसरण में क्या होता है, देखो विसरण और पराशर में थोड़ा अंतर है। देखो विसरण क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं विसरण के बारे में कि देखिए दो तरह के विलयन, विलयन में क्या है भाई, एक विलयन हमने ले लिया है इसमें, और इसमें ले लिया हमने कम सांद्रता वाला विलयन। अब कम सांद्रता से तात्पर्य आप जानते ही हो कि तनु विलयन है ना, तनु विलयन ले लिया, और दूसरे में ले लिया हमने सांद्र विलयन, ऐसे समझ लीजिए सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होगी और तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा अधिक होगी। तो विसरण में बेटा ये होता है क्या ना, अधिक सांद्रता वाले विलयन से, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर गमन होता है पार्टिकलों का। लेकिन पराशर इसका ठीक विपरीत होता है। पराशर क्या होता है, इसका ठीक विपरीत होता है। पराशर में क्या होता है, तो पराशर में तुम्हारा क्या होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्राकृतिक प्रवाह, किसका प्राकृतिक प्रवाह, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह किसका होगा, प्राकृतिक प्रवाह बताओ, विलायक का या विलायक के अणुओं का। अब इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया जिसमें हमने एक साइड पर लिया है तनु विलयन, ये क्या है तुम्हारा तनु विलयन, और इधर ले लिया है हमने सांद्र विलयन। और इधर तनु विलयन का जो दाब है वो P1 है और सांद्र विलयन का दाब है P2, और ये हमने बीच में लगा रखी है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा रखी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। अब सुनो, यहां पर जब दोनों भर लिए गए, एक तरफ सांद्र विलयन और एक तरफ तनु विलयन, तो तनु विलयन इधर से भी इसके पार्टिकल जो विलयन के है तनु विलयन, उसके पार्टिकल इधर से टकरा रहे होंगे, इस पर एक दाब आरोपित कर रहे होंगे सेमी परमेबल पर, और उधर से भी इसके सांद्र विलयन के पार्टिकल इधर की ओर क्या कर रहे होंगे, दबाव उत्पन्न कर रहे होंगे या दाब उत्पन्न कर रहे होंगे, या ये जो पार्टिकल है ब्राउनी गति करते हुए किससे, बेसल्स की बाल से टकराते हैं, तो जो दाब उत्पन्न करते हैं उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। तो दोनों विलयनों का वाष्प दाब इधर से और उधर से दोनों से टकरा रहा है। लेकिन अब मैं तुमसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर तुमने वाष्प दाब वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो, क्या तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है कि सांद्र विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है, तो बात आएगी कि तनु विलयन का वाष्प दाब सबसे अधिक होता है। तो इसलिए मैंने तनु विलयन को P1 माना है और सांद्र विलयन को P2 माना है। तो देखो यहाँ पर जो P1 है इसका वाष्प दाब अधिक है और P2 का इसका कम है, P2 का क्या है, कम है, यानी सांद्र विलयन का वाष्प दाब कम होगा। क्योंकि सांद्र विलयन का वाष्प दाब क्यों कम होता है, क्योंकि सांद्र विलयन में विलय के पार्टिकलों की संख्या अधिक होती है, और विलय के पार्टिकलों की संख्या अधिक होगी, गाढ़ा विलयन है, सीधी बात है। तो गाढ़ा विलयन है तो वो गति उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे, पार्टिकलों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उनमें
गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो उनका वेग पहले से ही कम होगा, वेग कम होगा तो वाष्प दाब कम होगा, ये बात मैंने पहले बताई थी। और इनका तनु विलयन है, इसमें पार्टिकल की संख्या कम है, विलय के पार्टिकलों की संख्या कम है, तो वे बेसल्स की वाष्प से कम टकराएंगे, सॉरी बेसल्स की वाष्प से, यानी उनके मध्य आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो क्या करेंगे, वो उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो बेसल्स की वाष्प से तेजी से टकराएंगे तो वाष्प दाब इनका अधिक होगा, सीधी बात है तनु विलयन का। तो तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होने के कारण क्या है, तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होने के कारण, यानी P1 अधिक है P2 की अपेक्षा। तो इसमें विलायक के जो पार्टिकल होते हैं, किसके, विलायक के पार्टिकल, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से विलायक के पार्टिकल किधर की ओर गमन करने लगेंगे, सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगेंगे, या प्राकृतिक प्रभाव होने लगेगा। तो प्राकृतिक प्रभाव होगा सांद्र विलयन की ओर, तो यही क्या कहलाएगा, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो वही बात समझ में आ गई, वही परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, क्या तनु विलयन में, तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है और सांद्र विलयन का कम होता है, इसलिए जिसका वाष्प दाब अधिक होगा तो ये इस पर अधिक वाष्प दाब डालेगा, तो इधर की ओर गमन करने लगेंगे। सेमी परमेबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिससे आर पार हो सकते हैं, पर कौन, विलायक की कड़ू, यानी विलायक के अणु, या फिर हम कण बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से, इधर सांद्रता कैसी है भाई, कम, क्योंकि तनु विलयन है, तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता, सांद्र विलयन है तो इधर सांद्रता कैसी है, उच्च, उच्च सांद्रता की ओर गमन, या की ओर प्राकृतिक प्रभाव परासरण कहलाता है। अब बात नोट करके यहां पर, तो परासरण याद हो जाना चाहिए। परासरण एक सक्रिय प्रक्रिया है, परासरण एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी एक्टिव प्रोसेस है, जबकि विसरण निष्क्रिय है। देखो परासरण में क्या हो रहा है, परासरण एक्टिव प्रोसेस क्यों है, तो परासरण में क्या हो रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन हो रहा है, यानी दाब उन्हें अधिक लगाना पड़ रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि पहाड़ से उतरिए, तो आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यानी आप आसानी से धीमे धीमे उतरते चले जाओगे, है ना। लेकिन आपसे कहो कि पहाड़ पर चढ़िए, तो आपको बिल्कुल एक्टिव होकर चढ़ना होगा, है ना, और जिसमें आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से विसरण में क्या होता है कि विसरण में अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, इसलिए वहां पर निष्क्रिय परिवहन होता है, और यह निष्क्रिय प्रक्रिया है, जबकि परासरण एक सक्रिय प्रक्रिया है, बहुविकल्पी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट देखिए, परासरण आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे परासरण के प्रकार पढ़ाएंगे, है ना। तो परासरण दो प्रकार के होते हैं, परासरण दो प्रकार के, एक होता है बाह्य परासरण और दूसरा होता है अंतः परासरण। परासरण की प्रक्रिया या परासरण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। तो स्टार्ट करते हैं बाह्य परासरण, यानी एक्सऑस्मोसिस या एक्सोमोसिस। तो एक्समोसिस ये क्या है, बाह्य परासरण। तो देखिए, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य, देखिए सब जगह अर्धपारगम्य यहाँ पर मिसप्रिंट हो रही है, तो आप इसी तरह से ही लिखेंगे अर्धपारगम्य, मैं यहाँ बता दे रहा हूं, फिर बाद तो जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी पदार्थ या जीव, कोई पदार्थ है या जीव के अंदर से बाहर आ जाते हैं, तो इसे बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कह दिया, जब विलायक के कण, किसके, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आएंगे, तो सीधी बात विलायक तो अवश्य याद रखेंगे। जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी पदार्थ या जीव के अंदर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बाहरी परासरण बता रहे हैं, बाहर आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। इसके लिए हमने किशमिश का उदाहरण लिया है, किसका लिया है, किशमिश का।
तो जैसे जब किसी अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में डुबोया जाता है, क्या कह दिया, चीनी के संतृप्त विलयन में डुबोया जाता है, तो जल के अणु अंगूर से बाहर निकलने लगते हैं, जिस कारण अंगूर सिकुड़ जाता है, यानी किशमिश बन जाती है। आपने देखा होगा, आप क्या करें, आप अंगूर ले लीजिए और अंगूर से किशमिश बनाना है, तो आज आप सीख जाएंगे अंगूर से किशमिश कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, अंगूर को क्या करें, एक संतृप्त विलयन सीधी बात मैं बता दूं तो मैं देहाती भाषा में चाशनी बोलते हैं, तो चीनी का संतृप्त विलयन ले लीजिए, या चाशनी में गया जल प्लस चीनी का संतृप्त विलयन, यानी चीनी का संतृप्त विलयन ले लिया हमने चाशनी, और चाशनी में हम अंगूरों को डाल देंगे, क्या कर देंगे, अंगूरों को डालेंगे। तो जैसे ही अंगूर डालेंगे तो ये कैसा है, जो चाशनी है, जो तुमने संतृप्त विलयन लिया है चीनी का, वो क्या है, उसकी सांद्रता कैसी है, अधिक है, उसकी सांद्रता कैसी है, अधिक, यानी उच्च सांद्रता वाला विलयन है। और ये जो अंगूर है इसकी सांद्रता कैसी है, कम, अंगूर के अंदर है सांद्रता कम। अब देखो, अंगूर के अंदर सांद्रता कम है, तो अंगूर के अंदर का जो जल, क्योंकि जल ही तो विलायक है, अब ये मत सोचना कि अंगूर के अंदर का जो संतृप्त विलयन, या मतलब अंगूर के अंदर जो भी है जीव द्रव्य वो बाहर निकल जाए अंगूर की कोशिका के अंदर, ऐसा नहीं हुआ। तो उच्च सांद्रता से क्या होगा, जल बाहर निकलेगा, कहाँ निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, सॉरी, निम्न कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, यही तो पराशर है, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या कहलाएगा, पराशर। तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर विलयन की सांद्रता उच्च है। अब ये अंगूर सिकुड़ जाएगा, और अंगूर सिकुड़ गया तो क्या बन जाएगा भाई, किशमिश। और ये क्या है, बाह्यपराशर। बाह्यपराशर क्या था, क्योंकि किसी पदार्थ के अंदर से, ठीक है, अंदर से किसी पदार्थ के अंदर से विलायक के कण, किसके, विलायक के कण बाहर आए, तो इसे बाह्यपराशर कहा गया। ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है बाह्यपराशर का, किसका उदाहरण है ये, बाह्यपराशर। जब बाहर आ रहे हैं अंदर से तो बाह्यपराशर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं उदाहरण हम, दूसरा है अंतःपराशर। अंतःपराशर यानी एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है कि जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसके, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी पदार्थ या जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसे अंतःपराशर कहते हैं। क्योंकि अंतःपराशर है तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी जीव के अंदर प्रवेश करते हो, किसके पार्टिकल, विलायक के पार्टिकल। अरे ये बात समझ में, तो विलायक के जो पार्टिकल या विलायक के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स, वो कहां अंदर प्रवेश करते हो, उस जीव के अंदर, तो उसे बोलेंगे अंतःपराशर यानी एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में हमने उदाहरण फिर से लिया है, जैसे जब किसी किशमिश को जल में डुबोया जाता है तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर आने लगते हैं, जिस कारण किशमिश फूल जाती। अब आपने सभी ने देखा होगा कि आपकी माताजी क्या करती हैं, किशमिश डालती हैं खीर में, जब खीर बनाती हैं तो किशमिश डालती हैं खीर में। तो कुछ बच्चे तो किशमिश निकाल के बहुत किशमिश उसमें से निकाल लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं, किशमिश खाते भी नहीं है। बच्चे कई तरह के होते हैं, कुछ किशमिश खाते नहीं है और कुछ किशमिश को निकाल के खा लेते हैं। तो खीर में जैसे ही डालती हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हो कि जो किशमिश है, जब खीर बनके तैयार हो जाती है तो किशमिश बिल्कुल अंगूर की तरह फूल जाती है, अंगूर की तरह फूल जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो खीर है, ठीक है, खीर थी, वो कैसा विलयन था, खीर में तनु विलयन था। कैसा था, तनु विलयन। क्योंकि तनु विलयन या जल था, सीधी बात है, तनु विलयन या कम सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, कम सांद्रता वाला विलयन। आप जल में भी गिरा सकते हो किशमिश को, तो किशमिश फूल जाएगी,
क्योंकि हमने यहाँ जल लिया है, तो जल कैसा तनु विलयन, और तनु विलयन क्या करेगा, और किशमिश के अंदर कैसी है, सांद्रता अधिक है, विलयन की किशमिश के अंदर सांद्रता अधिक है, तो यहाँ निम्न है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, यानी विलायक के पार्टिकल यानी जल के पार्टिकल किशमिश के अंदर चले जाएंगे, और किशमिश के अंदर जाएंगे तो इसे अंतःपराशर कहते हैं, तो फूल जाएगा और बन जाएगा क्या, अंगूर। ठीक है, तो ये अंगूर बन गया तुम्हारा। तो इस पराशर की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतःपराशर, क्योंकि ये अंदर गए, किसी जीव या पदार्थ के अंदर प्रवेश हुए, तो इसे अंतःपराशर कहते हैं। तो पराशर दो प्रकार का पढ़ा था हमने, एक तो बाह्यपराशर और एक अंतःपराशर। अब हम पढ़ेंगे पराशर तथा विसरण में अंतर, और ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पराशर तथा विसरण में अंतर पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। पराशर यानी ऑस्मोसिस, और विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। एक तरफ पराशर डाल दीजिए और एक तरफ विसरण। अब समझे कि अणु, स्टार आगे हुई, अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो पराशर में क्या है, क्या विलयन कैसा होना चाहिए, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन। तो तनु विलयन मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अणु गति करते हैं, किसके, विलायक के। तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा पराशर कहलाता है। जबकि विसरण में अणु सांद्र विलयन से, किससे अणु, सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर गमन करते हैं। कहने का मतलब उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता। अब सुनो यहां पर, विसरण में पराशर में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है, अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है, जबकि विसरण में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है, अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई जरूरत नहीं। विसरण को समझिए, जैसे कि आप, अगर जिसने विसरण समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जैसे आपने क्या किया, विसरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, एक गिलास में क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इस वाटर में आपने क्या किया, एक इंक की एक बूंद टपका दो। ठीक है, तो इंक का जो विलयन है वो कैसा है, सांद्र विलयन। ठीक है, और जो जल है वो तनु विलयन है, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जो सांद्र विलयन है वो तनु विलयन की ओर गमन करने लगा, और पूरे कुछ समय बाद देखोगे कि पूरे जल में इंक फैल जाएगी। तो ये एक विसरण की प्रक्रिया होती है जब इंक डाल देते हैं उसमें तब। ठीक है, इंक। अब अगला है कि केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं, किसमें, पराशर में। ये बात मैंने बहुत समझाई थी। लेकिन विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के अणु गति कर रहे हैं। जैसे आप इंक इसमें घोल रहे हो, तो इंक ऐसा तो है नहीं कि ना इंक केवल इंक के यानी विलायक के ही अणु जा रहे हों, यानी पूरे अणु डिफ्यूज होंगे। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों अणु गति करते हैं। पराशर केवल द्रव में होता है, पराशर किसमें होता है, केवल द्रव में, और विसरण द्रव तथा गैस दोनों में होता है। ठीक है, विसरण द्रव तथा गैस दोनों में होता है। पराशर को रोका जा सकता है, पराशर को रोका जा सकता है दाब लगा करके, जबकि विसरण को रोका नहीं जा सकता। और एक पॉइंट मेरी तरफ से और लिख लीजिए, पराशरण एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी है, सक्रिय प्रक्रिया है। और विसरण
विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो इस तरह से परासरण तथा परासरण के प्रकार और अपारगम झिल्ली ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए परासरण दाब और परासरण दाब पर आधारित आंकिक तथा बहुत सारे फॉर्मूला जो परासरण दाब से संबंधित हैं और उस पर आधारित आंकिक अगले वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट तथा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।